दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के हिंदी 100 मार्क्स के बारे में और यहाँ पे हम लोग देखेंगे गद्य खंड का 10वां चैप्टर जिसका नाम है जूठन। और इस पाठ के सारांश को बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जूठन पाठ का सारांश लिखिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है। उस समय आपको जवाब कैसा लिखना रहता है, कितना लिखना रहता है, वो सारा चीज बात करेंगे। और यहाँ पे सारांश जो है ना, जो डाउट आपकी रहती है कि कैसे लिखेंगे क्या सारा चीज, तो वो आपका क्लियर हो जाएगी और पूरा आपको समझ में आ जाएगी, हर चीज आपका क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपका ओवरऑल कह सकते हैं कि जूठन पार्ट से जो डाउट वगैरह है ना, क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव वगैरह आती है वो सब भी आपको इससे बन जाएगी। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सारांश को तैयार किया है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे इस सारांश को बनाए हैं। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही प्यारा सारांश है और इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। पूरा चैप्टर को इवन आप इससे समझ सकते हैं, इतना अच्छा यहाँ पे ये सारांश लिखा गया है। तो आपको चलिए अच्छे से हम बताते हैं। बस आपको क्या करनी है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको स्टार्ट क्या चीज से करना है, सारांश से नहीं, सबसे पहले लेखक के से स्टार्ट करेंगे कि जूठन पाठ के लेखक कौन हो जाते हैं और उनके बारे में जान लेंगे, तब जाके हम सारांश को देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि यहाँ पे जूठन पाठ के लेखक कौन आते हैं। तो जूठन पाठ के लेखक हो जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनकी यहाँ पे तस्वीर देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ये है और यही रचना किए हैं जूठन पाठ की। ठीक है, और यहाँ पे इनका जन्म की बात करें ना तो 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था और निधन इनका 17 नवंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, तो ये दो डेट आपको याद रखनी है, रख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जन्म स्थान इनका कहाँ है। तो देखिए 30 जून 1950 को तो जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ पे, तो बरला गांव में। कहाँ पे, बरला गांव कहाँ पे है, तो मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला गांव में इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को और निधन हुआ था 17 नवंबर 2013 को। ठीक है, तो बस इनके बारे में इतना सारा चीज आपको याद रखनी है। रख पाएंगे ना, ऑब्वियसली आसान है, रख लीजिएगा इसको याद। और यहाँ पे जो है एक और चीज, जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए हम लोग सारांश यानी समरी को देखना शुरू करते हैं और बहुत ही ध्यान से, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। यहाँ पे पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। अपना 15 मिनट समय दीजिए, 15 मिनट में हम आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर आपको समझा देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको कहां से स्टार्ट करनी है। मान लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जूठन पाठ का सारांश लिखें। ठीक है, जूठन पाठ का सारांश लिखें, तो आप वहां पे क्वेश्चन का दे दिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख दिए। ठीक है, एक नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो आप वहां पे लिख दिए और आंसर में लिखना स्टार्ट किए ये चीज। ठीक है, जूठन पाठ का सारांश में आंसर में लिखना स्टार्ट किए यहां से। चलिए देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ये दलित आंदोलन के बारे में, दलितों के बारे में बहुत ज्यादा ये रचनाएं किए हैं। उसके बाद आगे देखिए कैसे लिखना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तो यहाँ पे जूठन पाठ को लिखे कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और ये इनकी आत्मकथा है, मतलब अपने बारे में ये कथा यहाँ पे जूठन पाठ में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, जिसमें लोगों का ध्यान, जिसने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। मतलब ये एक ऐसा रचना है जिसने सभी लोग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सभी लोग इसको एक तरीके से बहुत ही अच्छे रचना के रूप में लिए हैं और इनके आत्मकथा से बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ जानने को मिला है। आगे देखिए, लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था। देखिए ये अपने अपने बारे में कहानी बता रहे हैं, आत्मकथा कह रहे हैं। ठीक है, आत्मकथा है इनका ये जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, जिसमें एक एक घर में 10-15 मवेशियां का काम, बैठक खाने की सफाई का काम करना पड़ता था। देखिए इसमें क्या होता है था कि लेखक का पूरा परिवार जो है गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था। अपने बारे में बता रहे हैं कि इनके गांव में क्या होता था, इनका पूरा परिवार जो था मेहनत मजदूरी का काम करता था, जिसमें एक एक घर में 10-15 मवेशियां का काम रहता था। एक एक घर में जाते थे तो 10-15 मवेशी रहती थी और उसका सारा काम, उसको खाना पिलाना, उसको चारा देना, ये सारा चीज, बैठक खाने की सफाई का काम या फिर करना, ये सब इनका काम रहता था। ठीक है, ये सब इनके पूरे परिवार लोग मिलके मेहनत मजदूरी करते थे। आगे आपको ऐसे लिखना है कि सर्दी के महीनों में
सर्दी के महीनों में यह काम और कठिन हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक घरों से मवेशियों के गोबर उठाकर गांव से बाहर कुररियों पर या उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता था। देखिए ये क्या होता था कि जो मवेशी वगैरह रहते थे, एक एक घर में 10-15 मवेशियां रहती थी, जबकि ये लोग एक एक घर नहीं बल्कि 5-10 घर में काम पकड़े रहते हैं और वहां के सारे काम करते हैं, और तब जाके इनका एक तरीके से कहिए तो इनको जो मिलता है कुछ खाने को, जो जूठन वगैरह, तो वही सबसे ये लोग पेट भरते हैं। तो ऐसे अपने आप को दर्शाए हैं अपनी आत्मकथा में। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सर्दी के महीनों में जैसे एक घर में गए 10-15 मवेशियां हैं तो वो काम करते थे, लेकिन सर्दी के महीनों में क्या होता है, यह काम और ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक घर में जो मवेशी रहते हैं उसका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुररियों पर, यानी कुरी जहां पे रहता है, जहां गोबर फेंका जाता है, वहां पे ले जाया जाता है और उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता है, जहां पे एक तरीके से बोल सकते हैं गोईठा वगैरह जो बनाया जाता है उस जगह पे ले जाना पड़ता है। और इस सब कामों के बदले मिलता क्या था, इस सब कामों के बदले मिलता था 10 जानवर पीछे 12-13 किलो अनाज। ठीक है, मतलब यहाँ पे इतने काम करते थे, तब जाके 10 बात करें 10 यहाँ पे बोला गया है कि 10 जानवर के पीछे, मतलब 10 जानवर का अगर काम करते थे ना, मतलब 10 जानवर का ये लोग अगर काम करते थे तो उसके पीछे 12 से 13 किलो मात्र अनाज मिलता था, और उसी में ये पूरा अपना काम किया करते थे एकदम पूरा महीना। दोपहर में बची खुची रोटी मिलती थी जो खास तौर पर चूहरों यानी दलित को देने के लिए बनाए जाते थे। देखिए दोपहर में इन लोग को बची खुची कुछ रोटी मिलती थी, जो कि स्पेशली खाना तो मिलता ही था, मतलब खाना जो बनता था वो अपने घर के लोग खाते थे, मतलब जो बड़े सेठ होते हैं वो लोग अपने अपने घर में खाते थे, लेकिन कुछ रोटी एक्स्ट्रा बनाई जाती थी स्पेशली, जो स्पेशली किसको दिया जाता था, चूहरों को। चूहरों यहाँ पे किसको कहा गया, दलित को, जो स्पेशली दलित को देने के लिए बनाया जाता था। और कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। तो मतलब जो टोकरी लेके जाते थे मांगने के लिए, उसमें क्या होता था, कभी कभी जूठा जो बचा हुआ रहता था वो भी लोग डाल देते थे, जबकि ये लोग मेहनत मजदूरी करके और तब जाके उसके बदले में वो मांगते थे खाना, बस खाना खाने के लिए। और उसमें भी इवन क्या किया जाता था, उसमें भी जो मतलब बचा खुचा रोटी रहता था वो डाल दिया जाता था, स्पेशली जो बनाया जाता था कि एकदम दलित वगैरह को वही सब खिलाना है। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दिया जाता था, जूठा जो बचा हुआ रहता था थाली का वो कभी कभी इन लोग के थाली में रख दिया जाता था कि लो तुम लोग यही खाओ। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे अपने दर्द ये किस तरीके से बताए हैं। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, दिन रात मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। क्या हम दिन रात मर के खप के इतना काम करते हैं और इसके बदले क्या हमें सिर्फ जूठन मिलेगा, जूठा खाने को सिर्फ मिलेगा, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, फिर भी हम लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं, हमारे परिवार कोई किसी से शिकायत नहीं करते, कोई हम लोग को शर्मिंदगी नहीं है, पश्चाताप नहीं। तो यह कितना क्रूर समाज है। देखो हम लोग यहाँ पे ये अपने आप को बताए हैं, देखो हम लोग जो है मतलब इतना मर खप के इतना काम करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, और तब जाके हम लोग को खाने में क्या मिलता है, सिर्फ जूठन। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि फिर भी हम लोग को कोई किसी से शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। तो यह कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम का मोल नहीं, ठीक है, बल्कि निर्धनता बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब। तो यहाँ पे ये बोले हैं कि ये कितना क्रूर समाज है, यहाँ पे श्रम का कोई मोल ही नहीं है। जो व्यक्ति आपके लिए कुछ काम कर रहा है आप उसको थोड़ा सा भी इज्जत, थोड़ा सा भी सही खाना नहीं दे सकते। तो वही चीज को यहाँ पे ये बताए हैं। शादी ब्याह के मौके पर जूठे पत्तल चोरों के टोकरी में डाल दिए जाते थे। मतलब इन लोग में क्या होता था, दलितों में क्या होता था, दलित अक्सर जाते थे जैसे मांगने के लिए जाते थे, तो उस समय क्या होता था, बड़े बड़े सेठ जो रहते थे अगर उनके यहाँ कुछ शादी रहा तो अब जितना पत्तल बाकी रहा, जूठा वगैरह पत्तल, उसमें कुछ होता था ना कि मिठाई छोड़ दिया कोई आदमी पूरी छोड़ दिया, कोई आदमी सब्जी छोड़ दिया। तो ये क्या करते थे, मतलब सेठ जी क्या करते थे, एक साथ पत्तल उठाते थे और सब इसके पास इसके टोकरी में डाल देते थे कि ले जाओ भाई तुम लोग यही खाओ। तो ऐसा ऐसा इस सब के साथ व्यवहार किया जाता था। तो वही अपने दर्द को यहाँ पे बताए हैं, जिन्हें घर ले जाकर वो जूठन इकट्ठी कर दिया करते थे। मतलब हर पत्ता में जो थोड़ा बहुत बचा होता था, किसी में पूरी, किसी में सब्जी, किसी में मिठाई, तो वो सब चीज एक साथ करके और तब जाके वही ये लोग खाते थे। और आगे कैसे खाते थे उसके बारे में बताए हैं। पत्तल से पूरियों के टुकड़े जो बचे होते थे, जो पत्तल में पूरियों जो बात करें पूरियों की, पत्तल से पूरियों के टुकड़े,
मतलब एक पूरी को कोई आदमी आधा खाया तो आधा तो बचा रहेगा ना, तो वो पूरी बचे होते थे, उन्हें चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उस पर सुखा कर रख लिए जाते थे। मतलब वो पूरी जो आधा भी खाया हुआ रहता था, फिर भी आधा अगर बचा हुआ रहता था, उसको भी क्या करते थे ये लोग, मतलब एक चारपाई पे कपड़ा बिछा के आराम से वहां पे वो सूखने के लिए पूरी, हाँ पूरी को सूखने के लिए ये लोग डाल देते थे। और मिठाइयाँ जो इकट्ठी होती थी, मतलब पत्ता में तो रहता है ना, कोई आधा मिठाई छोड़ दिया, कोई पूरा मिठाई, कोई 2 मिठाई 4 मिठाई जो छोड़ देता है, तो मिठाइयाँ जो इकट्ठी होती थी वे कई कई दिनों तक, अथवा बड़ी अगर बारात की मिठाइयाँ कई कई महीनों तक आपस में चर्चा करके खाते रहते थे। मतलब अगर कोई शादी ब्याह हुआ, उसमें अगर मिठाई अगर हुआ तो मिठाई हफ्तों तक चलता था, ठीक ना, कई दिनों तक हफ्तों तक चलता था। अगर बड़ी बारात की शादी है तो उस समय क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा मिठाई बर्बाद वगैरह होता था, तो वो सब मिठाई ये लोग जमा करके और महीनों तक ये लोग खाते थे। तो और चर्चा करके एकदम कि फलनामा के यहाँ पे इतना मिठाई फेंका गया और सब हम लोग अभी तक खा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा है। मतलब एकदम ये नहीं है कि कोई शर्मिंदगी या फिर कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिक्कत ऐसा मन में, उस समय की बात यहाँ पे है। उसके बाद आगे यहाँ पे है सूखी हुई पूरियों की, आगे यहाँ पे बोला गया है सूखी हुई पूरियों की लुगदी बनाकर अथवा उबाल कर मिर्च मसाले डालकर खाने में मजा आता था। अपने बारे में ये बोलते थे कि उस समय जब गांव में थे तो उस समय जो है पूरी और लुगदी बनाकर उसको उबाल कर, जो पूरी रहती थी उसको मतलब एक तरीके से वो मसाला वगैरह डाल के, मिर्च मसाला डाल के, और बहुत ही मजेदार एक खाना बनाते थे और उसको बहुत ही प्यार से खाते थे। आगे यहाँ पे देखिए ये क्या बताते हैं। आज जब इन सब बातों के बारे में लेखक सोचता है तो मन के भीतर कांटे जैसा उगने लगता है। देखिए सही बात है। अब जब लेखक बड़े हुए, लेखन कला यहाँ पे वो जाने, लेखनी करते हैं, तो उस समय क्या हुआ, अभी जैसे लेखक सोचते हैं ना ऐसी बातों को, तो बहुत ही अजीब महसूस होता है एक तरीके से, बहुत ही मन के भीतर कांटे जैसा लगने लगता है कि क्या मतलब इतना क्रूर समाज होता है, इतना क्रूर समाज। तो आगे यहाँ पे देखिए क्या आगे, कैसा जीवन था, कैसा जीवन था। लेखक अपनी माँ के साथ सॉरी, देखिए लेखक अपनी माँ के साथ सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी के विवाह में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन समेट कर इकट्ठा करती है। यहाँ पे बोलते हैं कैसा जीवन था वो, जहाँ पे मतलब वो जूठा वगैरह खाना पड़ता था, कोई श्रम का मोल नहीं था, वैसे जीवन हम जी के आए हैं। लेखक अपनी माँ के साथ सुखदेव सिंह त्यागी के बेटे की बेटी के विवाह में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन समेट कर इकट्ठा करती है। मतलब जो जूठा हुआ पत्तल वगैरह फेंका रहता है तो उस सब से जूठन जो है वो इकट्ठा करती है। मतलब इनकी माँ जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ, किसके शादी में, सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी में, और इकट्ठा करते हैं। और सुखदेव सिंह के घर के बाहर आने पर, जब सुखदेव सिंह घर से बाहर आता है तो लेखक की माँ अपने लिए पत्तल के खाने हेतु कुछ पूरियाँ की मांग करती है कि कुछ साहब पूरी कुछ दे दीजिए हमें। तो बदले में उसे सुखदेव सिंह का फटकार मिलती है। सुखदेव सिंह उसे डांट कर भगा दिया जाता है, जाओ तुम लोग डेली डेली पहुंच जाते हो, ऐसा कुछ, मतलब इतना में पेट नहीं भरेगा, वहां पे जाओ फेंका हुआ है सब, वही सब खाओ। तो वह चुपचाप टोकरी लेकर घर चली जाती है। ठीक है, लेखक की माँ जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ जो है, वो चुपचाप मतलब वो टोकरी जो, मतलब जो बाहर से पत्तल में इकट्ठा किए थे जो जूठा वगैरह, वही सब घर लेके जाकर चली जाती है। यह उसकी महानता का प्रतीक है कि इनके माँ जो है कुछ नहीं सुखदेव सिंह को बोले तो कहिए तो यही तो उनकी महानता का एक प्रतीक है। और आगे देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन का संस्मरण एवं परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गरीबों के पास गरीबी है किंतु साथ ही साथ दिल और दिमाग भी है। यहाँ पे वो बताते हैं कि देखो गरीबों के साथ तो गरीबी है, ये तो मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका दिल और दिमाग भी है, साथ ही साथ उनका एक दिल है और एक दिमाग भी है, साथ ही संतोष भी। और क्या है, दिल और दिमाग तो है ही, साथ ही साथ संतोष भी है। उनको जितना मिला है उसी में खुश रहते हैं, कोई किसी से शिकायत नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं। आगे देखिए क्या बताए हैं, ये विशेषताएं अमीरों में नहीं पाई जाती है। सही बात है कि ये जो है ना, मतलब संतोष जितना रहता है वो अमीरों में कभी नहीं पाया जाता है, जितना मिलता है उतना और जाता है।
गांधी जी भी बोले हैं ना, द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। मतलब दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है। तो स्पेशली ये अमीरों में होती है, और कहिए तो गरीबों में जैसे यहाँ पे बताया गया है कि संतोष एक होती है। तो जितना रहता है उतना में ही खुश रहता है। आगे देखिए, गरीब चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेता है, उसे भूल भी जाता है। गरीब का कोई अपमान करे तो गरीब उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है, जी साहब जी हुजूर करके चला आता है, और उसे भूल भी जाता है, उससे भूल भी जाता है कि उसको याद करके क्या रखूं। दुर्व्यवहार करने वालों को माफ भी कर देता है। इवन अगर आप उसको डांट दीजिए, उसको मतलब उस पर कोई कहिए तो उसके लिए आप बुरा काम करिए, फिर भी वो भूल जाएगा, माफ भी कर देगा। ठीक है, माफ भी कर देते हैं। लेखक के इस रचना में यह प्रत्यक्ष रूप से हम पाते हैं। ठीक है, तो लेखक के इस रचना में जूठन में हम लोग ये प्रत्यक्ष रूप से ये पाते हैं। तो अंततः हम कह सकते हैं कि जूठन पाठ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक बहुत ही बेहतरीन रचना है, आत्मकथा है। तो आप इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको मार्क्स मिलेगा। इवन ऐसे हम यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं, अगर आप एग्जैक्टली इस तरीके से आप लिखेंगे ना, तो मेरा मानिए आपको एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़े हैं। तो क्या लगा, मतलब एक बेहतरीन ढंग से नहीं लिखा गया है, या फिर मतलब यहाँ पे वो दर्द जो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के मन में, जो वो बतलाना चाहते थे सभी लोगों से, क्या वो दर्द इस सारांश से नहीं दिखाई पड़ा है। हर चीज को एक बेहतरीन ढंग से यहाँ पे लिखा गया है। तो आप निश्चित रूप से इसको इसी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा कि अगर आपको एग्जैक्टली ये याद हो जाएगा तो आसान रहेगा। और जूठन पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ में से एक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको आप क्या करिएगा, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी तक किए नहीं किए, लेकिन जूठन पाठ को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो दोबारा वीडियो प्ले करिएगा, आराम से पूरे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, श्योर मानिए एग्जामिनर जो आपका कॉपी जो चेक करेंगे ना, ये बोर्ड एग्जाम के आप लिख के आओगे उसके बाद, तो वो भी एक तरीके से इमोशनल अटैच हो जाएंगे आपकी कॉपी से, क्योंकि इतना प्यार से, इतना दर्द सब सही मायने में दर्शाते हुए सारांश लगभग कोई स्टूडेंट नहीं लिख रहे होंगे, बस एजुकेशन बाबा के स्टूडेंट लिख रहे होंगे, ये बात श्योर है। तो आप आराम से इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, और बाकी कैसा लगा, किस तरीके से हम आपको बता पाए, कैसा यहाँ पे सारांश ये बनाया गया था। ठीक है, तो कैसा लगा सब कुछ बताइए नीचे कमेंट में, निश्चित रूप से बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो, ये स्टोरी, ये आत्मकथा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिए सभी के साथ। और अच्छे से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए, हम लोग हैं ही साथ में। अब धीरे धीरे करके और भी क्लासेस इस चैनल पे आते चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन निश्चित रूप से ऑन कर लेना है, समझे ना, बेल आइकन ऑन कर लेना है। तो अभी जाते जाते सब्सक्राइब करके जानी है। ठीक है, ओके, तो जाइए सब्सक्राइब करिए, देख क्या रहे जाइए। तो चलिए, टाटा बाय बाय।